नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 पार्ट नंबर 6 में हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक भाषा और शैली को स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार भाव पक्ष यदि किसी रचना की आत्मा है तो भाषा शैली उस रचना का बाहरी कलेवर होता है। जिस प्रकार आत्मा के निवास के लिए शरीर का होना आवश्यक है, उसी प्रकार रचना के भाव पक्ष की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उसकी भाषा शैली का सुदृढ़ और उत्कृष्ट होना आवश्यक है। सदाचार का ताबीज हरिशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना। इस व्यंग्य लेख की भाषा शैली निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे पहला है सहज, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। तो सदाचार का ताबीज प्रसाद जी की सर्वत्र व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया, परंतु फिर भी उसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, लेकिन वह भाषा सहज है, सरल है, व्यवहारिक है। लेखक का शब्द प्रयोग और वाक्य विन्यास सर्वथा उचित है। कोई भी सामान्य हिंदी जानने वाला इस निबंध को आसानी से पढ़ सकता और समझ सकता है। यही कारण है कि लेखक ने अपने समय की लोक प्रचलित साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तो व्यवहारिक भाषा का उदाहरण द्रष्टव्य है। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए, कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग इसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के रूप में थोड़ा सा ले आना। आगे राजा ने खुश होकर, मुझे मालूम हुआ था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं जो महानतम, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए और हम राज्य की ओर से ताबीजों का कारखाना खोल देंगे और आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। और दूसरा भाषा शैली का है पर्याप्त शब्द संपदा। जैसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो लेखक ने प्रस्तुत निबंधों की भाषा में प्रसंगानुकूल शब्दों का चयन किया है, बल्कि शब्द चयन करते समय उन्होंने पूर्व सावधानी बरती है। कारण यह है कि शब्दों का उचित प्रयोग से व्यंग्य, हास्य व्यंग्य उत्पन्न हो सकता है। जहां कहीं भी लेखक को कोई गंभीर बात कहनी होती है, वहां पर वे तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं। उनके शब्द भंडार का एक उदाहरण यहाँ नीचे दिया गया है। वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत ही बारीक होता है हमारी आंखों। आपकी विराटता देखने की इतनी आदि हो गई है कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में ही आपकी सूरत बसी हुई। अगला प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने पात्र, स्थिति और घटना के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया है। ऐसा करने से न केवल इस निबंध में रोचकता उत्पन्न हो गई है, बल्कि भावात्मक सौंदर्य भी उत्पन्न हो गया है। राजा ने दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा है, उन पर विचार किया है। विचार करते दिन बीतने लगे हैं, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने कहा, मुझे रात को नींद नहीं आती है। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े, यानी कि बाधा पड़े। अगला है चित्रात्मक भाषा का प्रयोग। हरिशंकर परसाई ने अनेक सतलों पर उचित शब्दों का प्रयोग द्वारा पात्र और स्थिति का शब्द चित्र उपस्थित कर देते हैं। फलस्वरूप उनकी भाषा में चित्रात्मकता का गुण स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। सदाचार का ताबीज
निबंध में चापलूस दरबारियों का एक चित्र दृष्ट है। क्या कहते हैं? एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखता, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखों में आपकी विरटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि वह बारीक चीज नहीं दिखती है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में आपकी ही सूरत बसी हुई। अगला, भावानुकूल भाषा का प्रयोग। भावना हृदय से निकलती है। प्रस्तुत निबंध में प्रसाई जी ने भाषा पूर्णतः भावानुकूल है। निबंधों का भाव बदलता है, वैसे ही निबंध की भाषा भी बदल जाती है। तदर्थ अभिप्राय विशेषणों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप निबंधकार का व्यंग्य अत्यंत तीखा और तीव्र हो जाता है। निबंध में भावानुकूल भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं, करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और उसकी देखरेख में बढ़िया ताबीज बन जाए। तो इस प्रकार इसकी भावानुकूल भाषा है और इसकी शैली। प्रस्तुत निबंध में प्रसाई जी ने आत्मकथात्मक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया, साथ साथ उन्होंने विवेचनात्मक शैली भी सफल प्रयोग किया है। जहां कहीं वे अपने विचारों को प्रभावमयी भाषा में व्यक्त करना चाहते हैं, वहां पर वे अपनी भावात्मक शैली का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे स्थलों पर अक्सर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उनकी शैली का एक उदाहरण है, जैसे विशेषज्ञों ने कहा, हाँ, सरकार सिंहासन में पिछले 1 माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए, बिचौलिए खा गए, और आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि निबंध हरिशंकर प्रसाई ने शायद सरल बोधगम्य में हिंदी का प्रयोग किया है और अपने व्यंग्य को तीखा तीव्र बनाने के लिए प्रसंगानुकूल उर्दू अंग्रेजी शब्दों का उचित मिश्रण और उनकी शैली व्यंग्यात्मक होते हुए भाव प्रदान गंभीर और विवेचनात्मक है। छोटा प्रश्न आ जाता है, जैसे दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों दिखाई नहीं देता, उन्होंने इसका क्या कारण बताया है? तो राजा के दरबारियों को भ्रष्टाचार इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वे स्वयं अधिक भ्रष्ट और चापलूस थे। वे स्वयं को भ्रष्टाचार दिखाई न देने के कारण पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उनकी आंखों को तो महाराज की विशालता देखने की आदत हो गई है। भ्रष्टाचार अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई देने वाला नहीं है। यदि उन्हें कहीं भ्रष्टाचार के दर्शन हुए भी तो उसमें भी उन्हें महाराज की छवि दिखाई देगी, क्योंकि उनकी आंखों में तो महाराज की सूरत बसी हुई है। वास्तविकता यह है कि वे स्वयं इतने भ्रष्ट थे कि भ्रष्टाचार को देखकर भी देखना नहीं चाहते थे। वे महाराज के इस प्रश्न का ऐसा उत्तर भी इसलिए देते हैं कि ताकि राजा उनकी चापलूसी से खुश होकर इस मुद्दे पर बात करना ही बंद कर दे। तो अगला प्रश्न है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को किस प्रकार परिभाषित किया और उसके उन्मूलन का क्या उपाय बताया? ये मुख्य प्रश्न है। तो महाराज ने भ्रष्टाचार के विषय में जानने हेतु जिन विशेषज्ञों को नियुक्त किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा कि यह अत्यंत ही सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, यानी कि हर जगह फैला हुआ है और उसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। उन्होंने इसके उन्मूलन का उपाय बताते हुए कहा कि उन्होंने इसके उन्मूलन के लिए एक योजना तैयार की है और उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। उन्हें सर्वत्र भ्रष्टाचार के उत्पन्न होने के अवसरों को समाप्त करना होगा। उनके उन्मूलन के लिए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना होगा
और क्योंकि ठेका पाने वाले ठेकेदार अधिकारियों को रिश्वत देते हैं और ठेका प्रथा समाप्त होने पर अधिकारियों की रिश्वत मिलनी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इसके अतिरिक्त और भी अनेक उपाय करने होंगे, इन कारणों को भी समाप्त करना होगा। और जिनके वशीभूत कोई व्यक्ति रिश्वत लेना या भ्रष्टाचार, यदि भ्रष्टाचार बढ़ाता है तो कर्मचारियों को समय पर वेतन देना होगा, जिससे भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का विरोध क्यों और किस प्रकार किया? दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे इस योजना को अपना करके भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहते थे। यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता तो उनकी ऊपरी आमदनी के साधन समाप्त हो सकते थे। वे पूर्व में अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के लिए हवालात जा सकते थे। अतः उन्होंने सावधानी पूर्वक इस योजना का विरोध करते हुए उस योजना को एक मुसीबत करार दिया, एक समस्या करार दिया। उन्होंने महाराज से चापलूसी भरे अंदाज में कहा, यदि इस योजना को लागू किया गया तो राज्य की व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, सभी को बहुत परेशानी होगी और इस योजना के कारण समस्त व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें एकाएक आमूल चूक परिवर्तन करने से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कोई ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जिससे बिना संकट उलटफेर के भ्रष्टाचार मिट जाए। अब अगला प्रश्न है, साधु कौन था और उसने अपने ताबीज की विशेषता बताते हुए क्या कहा? तो साधु एक महान साधक था। उसने कई वर्षों तक कंदराओं में तपस्या करते हुए एक सदाचार का ताबीज बनाया था और वह ताबीज मंत्रों से सिद्ध था। उसके बांधने से आदमी सदाचारी हो जाता था। दरबार में महाराज के पूछने पर उसने अपने ताबीज की विशेषता बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता माने ईश्वर जब मनुष्य को बनाता है तो उसकी आत्मा में ईमानदारी की कलमा ने पुर्जा फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। तो इस कल में से ईमानदारी के स्वर निकलते हैं जिसे आत्मा की पुकार कहते हैं और आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिसकी आत्मा में बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए। तो वह कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा है और अभी उसने सदाचार का ताबीज बनाया है और जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। और उसने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह ताबीज कुत्ते के गले में बांध देने पर कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं और जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब ताबीज अपनी शक्ति से उस बेईमानी के स्वर का गला घोट देता है और आदमी को ताबीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं और इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित हो जाता है, सदाचार की ओर प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रकार सदाचार का ये ताबीज था जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रयोग किया गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।